मान लिए जाते हैं, कभी अच्छा रहा तो 100 मान लिए जाते हैं, लेकिन जो मानने की दर है वो बहुत ज़्यादा आस्था रहता है। कारण कि बहुत कठिन मेहनत से इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और देश के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस सब इसमें शामिल रहते हैं और ये व्यापक चर्चा के बाद ये उनके रिकमेंडेशंस आते हैं। आर्टिकल जो 280 है हमारे संविधान का, वो कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके 2 साल के बाद इसका गठन किया जाएगा और फिर उसका हर एक 5 साल के बाद इसका पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन आपको मैंने सो पहला मेरा जो पॉइंट था कि इसके अनुसार तो 52 में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन 280 के अनुसार, तो ये 1951 में कैसे हो गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की 280 धारा कहती है कि 2 साल के बाद, संविधान के लागू होने के 2 साल के बाद इसका गठन किया जाएगा, लेकिन ये 26 नवंबर 1951 को लागू हो गया। तो इसके पीछे कहानी ये है कि चूंकि फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर रहे, चेयरमैन रहे इस फाइनेंस कमीशन के, मिस्टर नियोगी, केसी नियोगी, 1951 में ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन उनको ये दायित्व दिया गया कि इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करें आप, और विधिवत ये 6/4/1952 से काम करना शुरू हुआ। 6 अप्रैल 2052 से काम करना शुरू हुआ फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। 1951 साल लागू नहीं हो पाया, 1952 के अप्रैल में लागू हो पाया। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्तियां होती हैं। और ये जब तक वो काम कर सकते हैं तब तक, जब तक वो प्रेसिडेंट की इच्छा पर काम करते हैं, और इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, दोबारा भी इनको मेंबर या चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन के बारे में ये कहते हैं कि उनका पब्लिक लोक प्रशासन के क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, ये सिर्फ है साइलेंट है इसमें। तो उसमें दायरा बहुत बड़ा है, तो इसमें कभी इकोनॉमिस्ट, कभी प्रोफेसर्स, कभी IAS सभी नियुक्त किए जा सकते हैं इसमें। मेंबर्स के बारे में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, वकील को भी हम मेंबर बना सकते हैं जो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन रखता हो। मैंने बताया आप लोगों को हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होता है। ऐसे इकोनॉमिस्ट को भी रख सकते हैं जो फाइनेंस का और अकाउंट्स की बहुत अच्छी जानकारी रखता हो, सरकार के अकाउंट्स और उसका, जिनका फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छा अनुभव हो, प्रशासन में अच्छा अनुभव हो, उनको भी रखा जा सकता है। तो इसमें मेनली फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक अफेयर्स, जुडिशियल, इस तरह के व्यक्तियों का चयन होता है। इनको हटाने का जो आधार है वो वही चीज़ है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड के हों, कोई गलत एक्टिविटी में शामिल हों, या ऐसा व्यक्ति जो मेंबर बन गया है, मान लीजिए रिलायंस गुट का काम भी कर रहा है, तो लगेगा कि भाई आप रिलायंस को प्रभावित करने के लिए उसको आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हटाया भी जा सकता है। टेन्योर उसमें कोई फिक्स नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे उनको टेन्योर को, जनरली 5-6 साल का होता है, लेकिन टेन्योर कोई फिक्स नहीं। सैलरी जो है वो भी वेरिएबल है, वर्तमान में लगभग 3.5 लाख में मिलते हैं इनके चेयरमैन और मेंबर्स को। जो मेंबर है पुनः मेंबर बनाए जा सकते हैं या चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, चेयरमैन को पुनः चेयरमैन बनाया जा सकता है, इसमें कोई बंधनकारी नहीं है। और इसमें जो मेंबर हैं वो फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लीजिए किसी कॉलेज का प्रोफेसर है और इकोनॉमिक्स के अच्छे विद्वान हैं, तो अपने कॉलेज का काम भी कर सकते हैं और मेंबर के ऊपर, जैसा उनकी नियुक्ति में जो प्रेसिडेंट लिखें। कुछ लोग पसंद करते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में हम काम भी करते रहें, जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। मान लीजिए US में कोई काम कर रहा है, हार्वर्ड में पढ़ा रहा है, या कोई वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, वहाँ कुछ दिनों के लिए गया है, तो पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं।
हम जब आपको लास्ट में बताएंगे कौन उसमें फुल टाइम है पार्ट टाइम है तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये जो रिकमेंडेशन मैंने शुरू में कहा कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं टैक्सेस का कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा जो ग्रांटिंग एड है वो संचित निधि से कितना सेंटर को जाएगा और कितना स्टेट को जाएगा ये भी निर्धारित करते हैं। आवाज नहीं जा रही है तो आप लोग बताया करें ना। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में भी ये इनका शेयर रहता है कि कितना उनको दिया जाए, स्टेट शेयर से कितना पार्ट उनको डाइवर्ट किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा ऐसा कोई मैटर जो प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किया जाए इनको, तो मेनली इनके 4-5 काम ही हैं, उसके अनुसार ये काम करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं और इसको प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखते हैं और वो बताते हैं कि हमने इनके एक्शन में किस किस रिकमेंडेशन में क्या एक्शन लिया और किस रिकमेंडेशन को माना और किस रिकमेंडेशन को नहीं माना, यदि नहीं माना तो क्यों नहीं माना, ये भी स्पष्ट किया जाता है। सलाहकार की भूमिका रहती है। अब मैंने बताया था आपको शुरू में ही केसी न्यागी का अपॉइंटमेंट 1951 में हुआ, जबकि 2 साल संविधान के नहीं हुए थे, लेकिन ये 6/4/1952 से काम करना शुरू किए, कारण संवैधानिक बाध्यता था इस कारण। हम 9th जो चेयरमैन थे मिस्टर NK सालवे का नाम इसलिए लिख दिया आपके लिए क्योंकि ये छिंदवाड़ा से 2-3 बार सांसद भी रहे हैं, वकील थे। सिवनी से भी, सिवनी नागपुर छिंदवाड़ा क्षेत्र के सांसद थे, वो भी इसके चेयरमैन रहे हैं। और वर्तमान में चेयरमैन जो 15th कमीशन है उसके चेयरमैन मिस्टर NK सिंह हैं। ये 2007 से 17 से काम कर रहे हैं। ये इसके पहले ये IAS अधिकारी हैं थे और पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्तमान में जो मेंबर हैं अजय नारायण झा हैं, अशोक लाहिरी हैं, अनूप सिंह हैं और मिस्टर रमेश चंद पार्ट टाइम है। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो अपने कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और फाइनेंस कमीशन का काम भी करते हैं। और मिस्टर शशिकांत दास, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आजकल ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अभी जो रिकमेंडेशन आया है 15 फिफ्थ कमीशन का भी हाल ही में रिकमेंडेशन आया है। इनको जो गठन किया गया था कि 3 मुद्दों पर इनका गठन किया गया था कि इन पर सरकार ने विशेष रूप से कहा था कि आप हमें रिपोर्ट सबमिट करें। एक तो था कि जो सहकारिता जो आंदोलन है इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या आपके रिकमेंडेशंस हैं। दूसरा, जो सरकार के द्वारा पब्लिक स्पेंडिंग की जाती है उसकी क्वालिटी क्या हो, इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की शिकायत हो रही है तो उसको चेक करने के लिए भी आप रिकमेंड करें हमें क्या किया जा सकता है। और तीसरा था कि राज्यों और केंद्रों की फिजिकल स्टेबिलिटी को के लिए बारे में आप रिकमेंडेशन करें। ये उन्होंने रिकमेंडेशन प्रस्तुत कर दिया है। और जो मेजर रिकमेंडेशन का ये था कि जो केंद्र और राज्य सरकार में जो फंड का, रिसोर्सेज का, टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका इस रेशियो के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि हमारे सभी केंद्र का तथा राज्य सरकारों का उचित और समान डेवलपमेंट हो। उन्होंने इस तरह किया कि सब कुछ को ध्यान रखकर, जैसे अक्सर शिकायत आती हैं कि जो छोटे स्टेट हैं जहाँ पर की पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, उनको फंड कम मिल पाता है केंद्र सरकार को। उन्होंने इस तरह का रिकमेंडेशन किया कि इस फॉर्मूले पर रिसोर्सेज को बांटे जाएं
तो उनका विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। ये मुख्य बात थी फाइनेंस कमीशन की। तो परीक्षाओं में लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं सबसे कमीशन से, जैसे फाइनेंस कमीशन से भी आते हैं। मेनली इनसे आर्टिकल पूछा जाता है, उतने डिटेल में तो नहीं जाते हैं। दूसरा कि इनके क्या क्या दायित्व हैं, तीसरा इनके रिकमेंडेशंस क्या बंधनकारी हैं, मैंने कहा बंधनकारी नहीं है, वो सलाह के रूप में है। चौथा कि कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब पूछते रहते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि सारांश में आपको सही सही समझाएं। कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। इस तरह ले आओ भाई, फंक्शन पर ले आओ, इसके पीछे वाला पेज ले आना आप। नेक्स्ट यस, मैंने देखिए फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये है कि जो टैक्सेस कलेक्शन होता है, आप जानते हैं टैक्सेस 2 तरह से कलेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, माने सामान्य भाषा में पढ़ा रहे हैं, जब हम टैक्सेस पर आएंगे जो इकोनॉमिक्स में जो मान लो जो पढ़ा रहे हैं बताएंगे आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और डायरेक्ट टैक्सेस हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह करते हैं, सब डायरेक्ट टैक्स श्रेणी में आता है। इससे जो रिसोर्सेज जनरेट हुआ, इसको केंद्र और राज्य सरकार के पास किस तरह बांटा जाए, वो इनका मुख्य काम है। ये रिकमेंड करते हैं कि मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ जनरेट हो गया पैसे जीएसटी से जो आ रहा है, इस तरह जितने तरह के जनरेट हुए, तो उसको कैसे बांटा जाए सेंटर और स्टेट में। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि महाराष्ट्र को ज़्यादा मिल जाता है, एमपी को कम मिलता है, इस तरह के लोग आरोप लगाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब एक फिक्स फार्मूले से होता है। और जैसा मैंने कहा है कि 15th पे कमीशन जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात की है, इस तरह हमेशा आयोग का ये काम रहता है कि प्रॉपर शेयर मिलना चाहिए स्टेट्स को भी और सेंटर को भी। तो ये 1952 से व्यवस्थाएं चल रही हैं और आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक साइंटिफिक फॉर्मूले से होता है। उसमें पॉपुलेशन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसमें उसके एरिया पर भी ध्यान दिया जाता है, उसके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज माइंस हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, ये सब भी देखा जाता है। तो सब कुछ इंटीग्रेटेड वे में, होलिस्टिक वे में देख कर ही फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मेन वही है। जितना टैक्स जाता है उसका 40% वापस करते हैं राज्य को? नहीं, इसका कोई ऐसा नहीं है, कोई फार्मूला है, सबका फार्मूला है, फार्मूला है उसका। वो किस तरह बटेगा, किस स्टेट को कितना जाएगा, ये सब फार्मूला है। जब हम बताएंगे आपको, वो अलग चैप्टर है, डिटेलिंग्स की है, तब हम तभी डिटेल इसमें ना जाएं आप। इसमें तो अभी फाइनेंस कमीशन पर आप रहें कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वो अलग पार्ट है, बहुत डिटेल पार्ट है वो। आगे आइए। दे शुड गवर्न द ग्रांट बैक सॉरी बैक करो। अब ये जो ग्रांट इन एड मतलब अनुदान, ये जो कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है, वो भी कितने सेंटर में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, ये बताए जाते हैं। भाई ये पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज का भी वही है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन का आधार बताते हैं। और इसके अलावा जो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति या केंद्र सरकार करें, उस पर ही रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 15th पे कमीशन को उनसे अपेक्षा की गई थी कि ये 3-4 बिंदुओं पर रिपोर्ट सबमिट करें, तो करेंगे। प्रेजेंट जो है मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को, लगभग हर एक पॉइंट पर कवर कर लिया गया है। तो दूसरे पॉइंट पर आए, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वाला शुरू से ले आओ। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं भारत के, पार्ट 5 और आर्टिकल 148 से 151 तक संविधान के अनुच्छेद में ये उल्लेखित है। एक और धारा है, वो आगे आपको बताएंगे, 279 के राउंड एक धारा है, जिससे भी इनका कार्यक्षेत्र रहता है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का कार्यालय है।
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये भारत के संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी है। सबसे अधिकारी के रूप में सबसे बड़ा अधिकारी है। ये बात अलग होते हैं कि इस पर ज़्यादातर आईएएस अधिकारी ही पदस्थ रहे हैं। वर्तमान में भी जो कैग हैं, जो आप जानते होंगे, मिस्टर जीसी मुर्मू, पहले जो JNK के राज्यपाल थे, उसके पहले प्रधानमंत्री के विशेष सेक्रेटरी थे, आजकल वो कैग हैं। तो ये संवैधानिक जो पद है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है ये। दिल्ली में इसका, आप दिल्ली गए होंगे तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इसका ऑफिस है, सुंदरी माता कॉलेज के पास। तो जितने भी एजी ऑफिस है, गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, सब इसके कंट्रोल्ड हैं। जहाँ भी एक पैसा केंद्र सरकार का जाता है, उसका ऑडिट करने का पूरा अधिकार इनको है। हर एक ऑफिस, हर एक राज्य में एजी ऑफिस होता है, उसके ऑडिटर हर एक ऑफिस में जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि पैसे का सही उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, कोई गलत तरीके से पैसे का व्यय तो नहीं किया गया है। और अगर वो जांच में लिखते हैं कि गलत तरीके से हुआ है तो उसके विरुद्ध जांच होती है। जांच में अगर आरोप सिद्ध होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का ये हेड है। आर्टिकल जो हमारा 148 है वो कहता है कि भारत में एक कैग होना चाहिए जो कि एक स्वतंत्र संस्था हो, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सके और सही रिपोर्ट सबमिट करे पार्लियामेंट में। वो जैसे कहा जाता है कि ये गार्जियन है पब्लिक पर्स। जैसे आप अपने पॉकेट में पर्स रखते हैं, तो भारत के जितने भी पर्स हैं उसका गार्जियन है ये। देखता है कि आप सही उसका उपयोग कर रहे हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करे और उसका पालन करवाए भी सबसे। और इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि इसकी रिपोर्ट अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आती है तो सरकार बदल जाती है। इतना महत्वपूर्ण इसके रिकमेंड्स होते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ये लिख दे रिपोर्ट तो सरकार बदल जाती है। आपने हाल में देखा 2014 में यूपीए की सरकार चली गई। यूपीए की सरकार जाने में मुख्य रोल जो CAG थे उस समय डॉक्टर विनोद राय, मिस्टर विनोद राय, उन्होंने एडवर्स रिपोर्टिंग की थी। उसके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके आधार पर पब्लिक ओपिनियन बना कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरी सरकार चली गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और इनके रिकमेंडेशन को पब्लिक साख बहुत ज़्यादा है। कोई माने न माने, लेकिन आम जनता का बहुत भरोसा है इस पर। ये कैग ने कह दिया मतलब सही कह रहा है। मैंने बताया, हाल भी दृष्टांत बताया कि 2014 में यूपीए की सरकार चली गई और उसमें मुख्य कारण कैग की रिपोर्ट थी। और कैग की क्या रिपोर्ट थी 2014 में, आपको हम बताएंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके सिग्नेचर और सील से। वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं और रिजिग्नेशन अपने वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 साल का, या दोनों में से जो पहले हो, या दोनों में से जो पहले हो। जैसे मान लीजिए कोई 60 वर्ष के नियुक्त में कैग नियुक्त हुआ, तो ऐसा नहीं कि 66 वर्ष तक काम करेगा, 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। दोनों में से जो पहले हो, ये कहने का अर्थ है। और ये प्रेसिडेंट को अधिकार इनको रिमूव करने का, और उसी तरह इनको हटाए जाते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हाई कोर्ट के जज के बारे में उसी ढंग से हटाया जाता है। नेक्स्ट, जैसे आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए कैग की। तो उसके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। इनका टेन्योर फिक्स है 6 साल या 65 वर्ष। बीच में हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। आज तक किसी कैग को नहीं हटाया जा सका है।
इनको दोबारा कोई पोस्ट करने पर मनाही है। सरकार के किसी दूसरे पद पर नहीं जा सकते हैं और राज्य सरकार के भी किसी पद पर नहीं जा सकते हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये कोई दूसरे ऑफिस में नहीं जा सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ऐसा नहीं कि अपने कार्यकाल में किसी को लाभान्वित कर दिए हो और फिर वहाँ रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी पोस्टिंग पा ली है, अच्छी सैलरी पाने लगे। इस कारण उनके निष्पक्षता पर बरकरार रखने के लिए व्यवस्था की गई है। इनकी जो सैलरीज वगैरह हैं, पेंशन है, अलाउंसेज है, वो संचित निधि से निकाले जाते हैं और उनका पार्लियामेंट में वोट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कैग जो है पार्लियामेंट के सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये अपने रिकमेंडेशन के माध्यम से पार्लियामेंट वाला पक्ष प्रस्तुत करता है। कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर इनका पक्ष या इनकी दायित्व पार्लियामेंट में नहीं रहता है। ये खुद रिस्पॉन्सिबल है, गलत करें या सही करें। इनके सैलरी और जो दूसरे कंडीशन हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होता है और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है और इसे इनके कार्यकाल की अवधि में बढ़ाया या बढ़ाया तो जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली सरकार से बिना डरे काम करे। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सरकार से बिना डरे काम करे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो डरे कि हमको हटा दिया जाएगा तो अपना काम ठीक से ना करे। ऐसा नहीं है। आपसे उससे अपेक्षा की जाती है कि निष्पक्ष तरीके से सरकार से बिना डरे, सरकार या किसी से बिना डरे निष्पक्ष रूप से काम करे। नेक्स्ट, आर्टिकल 149 में इनके ड्यूटीज और पावर्स का उल्लेख है। ये सिंचित निधि के सभी अकाउंट्स का ऑडिट करता है। वैसे स्टेट जहां स्टेट लेजिस्लेटिव हो और केंद्र का, कुछ स्टेट में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है, आप चेक कर लेना। वैसे स्टेट में यूटी में नहीं होते हैं जहां पर कि चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। ऐसे कुछ यूटी है जहां चीफ मिनिस्टर नहीं है। या आप पढ़ना कहाँ नहीं, हम बताएंगे नहीं आपको। तो वहाँ क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते नहीं है, तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं सरकार को, जैसे अंडमान निकोबार। और आप बताइए। नहीं, पुडुचेरी में असेंबली है। लक्षद्वीप, ठीक है। इस तरह आप पढ़ना। हम तो अभी आपको दिए हैं सिर्फ एक मसाला, आपको उसको आप पढ़ो, आप तब पता चलेगा। सब कुछ हम ही बता दे तो क्या पढ़ेंगे आप लोग। बहुत से यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं है, चंडीगढ़, इस तरह के अभी और भी हैं। तो वही है कि जो कंटीजेंसी, ये सिंचित निधि था, ये कंटीजेंसी फंड का भी ये सभी करते हैं ये। और ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ एंड बैलेंस शीट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, इस तरह के ये सभी का ये ऑडिट करते हैं। तो जैसे जानते हैं कि हर एक स्टेट में एजी ऑफिस होता है। मध्य प्रदेश का एजी ऑफिस कहाँ है? ग्वालियर में है। ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उनके ऑडिटर हर एक ऑफिस का जाकर, हर एक डिपार्टमेंट में जाकर ऑडिट करते हैं। और हम आगे बताएंगे, इसके बाद जाइए, आगे आइए, आगे आओ। वही चीज है कि सभी देखते हैं कि नियम कायदे का पालन हो रहा है कि नहीं। ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग, ये सभी का करता है। जिसको भी सरकार फंड देती है उनका ये करता है। गवर्नमेंट कंपनीज का करता है। अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज, और जिसको भी पैसे सरकार देती है, पैसे का अकाउंट का काम इनका है चेक करने का कि सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि किस फॉर्म में सेंटर और स्टेट का जो बैलेंस शीट है रखा जाए, वो डिवाइस वही करते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 150 में, और राष्ट्रपति को और भारत सरकार को मानने के लिए बाध्य है।
इस प्रावधान 150 चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये फॉर्मेट ये रिकमेंड करते हैं, और लेकिन ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए एक तरह से मानने के लिए इसमें बाध्यता आ जाती है। आगे आइए, ये प्रेसिडेंट को भारत सरकार में प्रस्तुत करते हैं, और स्टेट लेवल पर जो ऑडिटर जनरल होते हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के, ये गवर्नर को करते हैं, और फिर गवर्नर उसको पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव में रखते हैं। तो एजी ऑफिस जो है यहाँ, जो ऑडिटर जनरल जो होते हैं स्टेट के, कैग तो सेंटर में हो गया, स्टेट में ऑडिटर जनरल कहलाते हैं। एजीएमपी कहलाता है ऑडिटर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश, एडिटर जनरल ऑफ बिहार, जो एडिटर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरह का कहलाता है। ये गवर्नर को करते हैं, और एजी जो है सिर्फ ये स्टेट में सिर्फ गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, और वो अब देते हैं किस डिपार्टमेंट में घपला हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, वो रिपोर्ट भी गवर्नर रखते हैं असेंबली में, और फिर जो दोषी होता है उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, जो दोषी नहीं है ठीक, अच्छी बात है। इस सर्टिफिकेट को फाइनल देखा करते हैं कि किस स्टेट का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इसका सर्टिफिकेशन काम भी इनका यही है। फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके आधार पर सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। गाइड भी है, फ्रेंड है, फिलोसफर है ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये मैंने बता दिया सब कुछ, कोई नई बात नहीं। नेक्स्ट, हाँ, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 तरह के रिपोर्ट प्रेसिडेंट को कैग प्रस्तुत करते हैं। एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का करते हैं, दूसरा फाइनेंस अकाउंट का करते हैं, और तीसरा पब्लिक अंडरटेकिंग का करते हैं। अब ये सब डिटेल चैप्टर है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और ये फाइनेंस अकाउंट्स क्या होता है, और जब हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आपको मौका मिला तो, जब समय मिलेगा तो इकोनॉमिक्स में सब आएंगे, तब आपको हम डिटेल पढ़ाएंगे। अभी तो इसको इतना ही रहने दें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये जैसे इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, और वहाँ उसके बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसको जांच करती है कि कुछ कमी है कि नहीं, और उस रिपोर्ट को भी फाइनल पार्लियामेंट में रखा जाता है। इस तरह का है प्रोविजन। इस तरह। नेक्स्ट, ये आपको मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि भारत के संविधान के मूल्यों की रक्षा करना और भारत के पार्लियामेंट ने जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कानून कायदे बनाए हैं उसका पालन कराना इसका मुख्य दायित्व है। पार्लियामेंट का ये एजेंट होते हैं, और ये पार्लियामेंट की तरफ से ये सभी गवर्नमेंट जो भी इनकम है उसका एक्सपेंडिचर करते हैं, ये तो उसका ऑडिट करते हैं। ये भी आपको मैंने इसको बताया है कि किस डिपार्टमेंट में कितना जाए ये तय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि बिना कैग के परमिशन का भी उनको अलॉट किया गया है पैसे निकालने के लिए, तो लेकिन जांच करते यही है। पैसे भले निकाल लो लेकिन जांच करने का काम इनका ही है। तो मेनली इनका काम ऑडिट स्टेज पर है कि आप खर्च तो कर लो, लेकिन हम ऑडिट हम ही करेंगे। खर्च करने पर इनका ज़्यादा इम्फेसिस नहीं रहता है। वो मान कर चलते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप सही खर्च करेंगे, नहीं तो हम जेल भेजेंगे। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि आप गलत काम करो, बढ़ावा एक तरह से कुछ चुप रहेंगे। जब वो मार्च खत्म होता है उसके बाद फिर अटैक करते हैं। तो इनका मेन काम यह है कि ऑडिट स्टेज पर ही कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। तो मेनली ये एक्सपेंडिचर पार्ट उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है कि जैसे मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसे कुछ बिना कैग के परमिशन से भी निकालने की अनुमति हमारे पार्लियामेंट ने दिया है, निकाल लो आप, लेकिन खर्च कैसे करोगे और क्या कर रहे, सही कर रहे हो कि नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार पूरा कैग को है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा जो कैग है वो कैज्ड हो गया है, पिंजड़े में बंद हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं सरकार जो चलती रहती है उसके आधार पर
ये निर्णय लेते हैं। तरह तरह के आरोप केक की संस्था पर लगा है, लेकिन अब तक इसकी पब्लिक की साख बरकरार है और पब्लिक इनकी रिपोर्ट, आम जनता इनकी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। तो हमारा जैसे फर्स्ट कैग आपको मैंने बताया था 1948 में लागू हुआ, और पहले थे वी नरहरि, टाइप नहीं हो पाया है, आप नोट कर लेना, तो सब मिल जाएगा आपको। और जो वर्तमान में 14th हैं, 14वें हैं, मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 2020 से लेकर 2026 तक का कार्यकाल है इनका। और जो मैंने शुरू में कहा है 11th जो हमारे सीएजी थे, कैग थे, मिस्टर विनोद राय, वो 2008 से लेकर 2013 तक भारत के कैग रहे। तो उन्होंने 2013 में 12-13 का राउंड रिकमेंडेशन दिया कि वर्तमान यूपीए सरकार में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। किन किन पर उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। दूसरा जो स्पेक्ट्रम, जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में रिलायंस को कितना दे दिया जाए, किसको कितना दिया जाए, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है और पैसे काफ़ी कमाए गए हैं। कोल ब्लॉक्स के अलॉटमेंट में भी घपला हुआ है, करोड़ों अरबों का घपला हुआ है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के भी सही ढंग से बांटा नहीं गया है सब्सिडी को, जिनको देना चाहिए उनको। जो एयर इंडिया के जो प्लेन्स वगैरह थे, उनका गलत ढंग से खरीदी गई है, इस तरह के आरोप लगाए गए। जो रक्षा में जो सौदे किए गए, उसमें कमीशनबाजी हुई। शुगर मिल यूपी में बंद कर दिए गए, उनको सेल कर दिए गए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। और जो नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह का उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए, बहुत हाईलाइट, बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हलचल मची। और पब्लिक साख ऐसी बनी, पब्लिक परसेप्शन ऐसा बना कि बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, इनको तत्काल हटाया जाए। उस समय की यूपीए सरकार कहना था कि भाई भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, किसने कितना पैसा लिया, ये बताइए आप। तो कैग ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे लेने से होता है। जैसे स्पेक्ट्रम का नीलामी मान लीजिए 1 लाख करोड़ में होना चाहिए, 1000 लाख करोड़ में होना चाहिए था, और वो 700 लाख करोड़ में ही हो गया, तो 300 लाख कहाँ गया। भले सरकार का पैसा नहीं था, लेकिन रिसोर्स का तो पैसा था, भारत के रिसोर्स का तो पैसा था। इस तरह कोल ब्लॉक्स में ही बताया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, तरह तरह की बातें हुई। इसमें कोल ब्लॉक्स में ये पाया गया कि प्राइम मिनिस्टर का अनुमोदन है, उनके आदेश के अनुसार कोल ब्लॉक्स संबंधित प्राइवेट फर्म को दिया गया। जो कोल सेक्रेटरी थे वो जेल गए कि आपने गलत ढंग से बांटा, सीनियर आईएएस थे। बात आई कि उसने कहा कि हमने तो बांटा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऑर्डर किया है, नोटशीट पे अप्रूव्ड है। तो कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को एग्जेम्प्ट कर दिया। और ये बात अलग है, जो गुप्ता थे, मिस्टर गुप्ता, जो उस समय कोल सेक्रेटरी थे, तो उनका कहना था कि हमने काफ़ी विरोध किया था कि गलत ढंग बढ़ रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोग अड़ गए कि नहीं ये करना है, और हमें बाध्य होकर करना पड़ा। तो फाइनली मिस्टर गुप्ता जो उस समय कोल सेक्रेटरी थे वो जेल गए, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बच गए। कोर्ट ने उन्हें मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट किया कि आपने गलत किया है, और जिसके चलते ये अधिकारी लोग भुगत रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि कैग का जो रिकमेंडेशंस हैं और जो उनके जो कहना रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सरकार चली जाती है। तो सभी सरकार डरती है इनसे कि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारे एडवर्स रिपोर्ट कर देंगे, और आम जनता भले वो रिपोर्ट सही हो गलत हो वो तो बात का विषय है, लेकिन आम जनता हमें हटा देगी। उसका उदाहरण 2014 में यूपी सरकार का जाना है और एनडीए का आना है। और मैंने बताया कि क्या क्या रिकमेंडेशन था उनका, आप लोग डिटेल देख लेना इसका। ये कैग के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, इस तरह के और भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनोद राय ही थे, इसके पहले भी रिकमेंडेशंस आए हैं, लेकिन उसके अंदर हम डिटेल में नहीं आएंगे, आपको एक दृष्टांत के रूप में ये बता रहे हैं। तो इस संबंध में और किसी को कोई पूछना हो तो बताइए।
क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। ऐसा कुछ नहीं माना जाता है कि वो इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा अधिकारी हो, अच्छा आदमी। ऐसा नहीं कि कभी वहाँ सब आईएएस भी बैठे हैं, दूसरे अधिकारी बैठे हैं वहाँ, खासकर इकोनॉमिक्स के और पब्लिक अफेयर्स की जानकारी सब जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कौन हाँ? नहीं, वो देखो ईपीएफ ये तो बाद में है, मेनली एजी ही होते हैं इसके नीचे। ईपीएफ तो एक्सपेंडिचर पार्ट हो गया, वो अलग चीज है, इसका तो ऑडिट का मेन काम है। ईपीएफ इज नॉट एन ऑडिट ऑफिसर। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप, बैठ के पूछिए। नहीं, क्या आपने पहला लाइन क्या बोला कि कोई रोक लगाने लगती है? कहाँ रोक लगाती, कैसे लगाती है? इंडिपेंडेंट है, बताया था मैंने ना, हमारे संविधान में 3 स्वतंत्र संस्था है, एक तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों पर कोई रोक नहीं है। ऐसा नहीं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं। ये बात अलग है कि एग्जीक्यूटिव पर तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तीनों इंडिपेंडेंट ना ना, कोई रोक नहीं, संवैधानिक अधिकार है इनको, संविधान से इनको सब पावर है इनको। नहीं, गलत कर रहे हैं तो इनको हटाया जाएगा। मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह हटाए जाते हैं, इनको हटाया जाएगा। भारत में ऐसा कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस सब पर है, कोई निरंकुश नहीं हो सकता है। आप गलत करेंगे तो हटाए जाएंगे। हटाने के लिए प्रक्रिया जैसे एससी के जज में है कि कोई पहले जो भी शिकायत आएगी, मैंने आपको डिटेल बताया था, पार्लियामेंट से अप्रूवल होता है, किस रेशियो से होता है मैंने बताया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है, रेफर किया जाता है जांच करने के लिए, वो सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर उसको देखा जाता है कि सही है कि नहीं जांच। उसके बाद उसको पार्लियामेंट दोनों सभा में रखा जाता है, किस संख्या में पास होना चाहिए, ये सब आपको मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। तो लंबी प्रक्रिया है, अभी तक किसी को नहीं हटाया गया है। और कहाँ कोई नहीं हटे। विनोद राय को हटाने की जब बारी आई, हटाने तो सकते कर नहीं सकते थे, कारण कि उनको कोई रिकमेंडेशन को सब कुछ डॉक्यूमेंट बेस्ड था। हटाने की तो बात नहीं करूंगा, कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो उसके बाद फिर विनोद राय के बाद कोई बीच में आए थे, मुझे याद नहीं है किनका नाम। उसके बाद मिस्टर अभी हाल में 2020 में मिस्टर मुर्मू ज्वाइन किए। अब 2014 से 20 तक कौन थे बताओ आप लोग? देख लेना, ये सब चीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी एडवाइजरी है। हाँ, एडवाइस जहां रुक गया है वो तो एडवाइजरी ही है। हाँ, एडवाइजरी है। अब नहीं माने तो सरकार जाएगी उनकी, क्योंकि अपना वो एडवाइस तो पब्लिक कर देते हैं, वो वेबसाइट पे डाल देते हैं कि हमने क्या क्या एडवाइस किया है। मानने और नहीं मानने तो मतलब आप भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, तो और फंसोगे आप। इसलिए अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आप लाओ सामने कि हाँ जो गलत आरोप है ये। पब्लिक अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है, पब्लिक अंडरटेकिंग जिसमें भी सरकार पैसा देती है, अगर बैंक को पैसा देती है तो आएगा, जिस भी संस्था पब्लिक अंडरटेकिंग को देते हैं आएगा। डिपेंड करता है कि दिया कितना दिया गया है, तब आएगा। बैंक को डायरेक्ट सरकार पैसा नहीं देती है, बैंक को सरकार ज्यादा डायरेक्ट पैसा नहीं देती, वो आम जनता से पैसा लेती है।
प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट में रखवाते हैं उसको, क्योंकि देखो पार्लियामेंट तो जो प्रजातंत्र का ना सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, वो मतलब कि मंदिर है, वहाँ सभी को जाना ही है, सब चीज अप्रूव, कानून वगैरह, किसी का कितना अधिकार है, कितने कर्तव्य हैं, सब इट इज फाइनलाइज बाय द पार्लियामेंट। तो अगली बार क्या पढ़ाया जाए इन लोगों को? सर टीएन चतुर्वेदी कैग के पद के बाद राज्यपाल के पद पर थे, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था उनका, आप क्या बता रहे हो? टीएन चतुर्वेदी पहले टीएन चतुर्वेदी जो थे, एक मिनट हम बताते हैं आपको। टीएन चतुर्वेदी पहले गवर्नर थे, बाद में कैग बने, इस तरह का आप देख लेना। उसी तरह जीसी मुर्मू पहले गवर्नर थे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के, उसके पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पीएम ऑफिस में सेक्रेटरी थे, उसके बाद गवर्नर बने, गवर्नर के बाद कैग बने। टीएन चतुर्वेदी का भी मामला है। डॉक्टर ए.के. चंदा को रिटायरमेंट के बाद विश्व आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ए.के. चंदा एक चंदा इतना हम डिटेल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान की हम बात बताएं आपको, ये सही है। वित्त आयोग में बनाया गया, अगर जैसा इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन टीएन चतुर्वेदी के संबंध में तो हम कंफर्म है, तो उनको भी इस तरह नहीं बनाया गया होगा। कुछ एडवाइजरी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने अपने एडवाइजर के रूप में रख लिया हो तो बात अलग है, और विदाउट एनी पैसे एडवाइजर के रूप में रख लिया हो तो बात अलग है। ऐसे तो संविधान स्पष्ट मना करता है, ऐसे केस नहीं अगर आते तो फिर वो सभी सब बताया ना मैंने कि सभी डरते हैं इनसे। इसके बाद क्या आरोप लगता है कि सरकार के फेवर में इन्होंने रिपोर्ट दिया है, इस कारण इनको ऑब्लाइज किया गया है, इसलिए वो खुद डरते हैं, और कोई सरकार भी नहीं चाहती है कि इस तरह के आरोप को हम झेलें। आप करो ना, भ्रष्टाचार की संभावना रहेगी, सरकार जाएगी। भाई देखिए, इनकी रिपोर्ट के बाद, विनोद राय की रिपोर्ट के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार भी गई उसमें कि गलत रिपोर्ट है, हमारी बदनामी हो रही है, आम जनता में हमारी छवि धूमिल हो रही है। वो फाइनल है, गए सुप्रीम कोर्ट ने देखा ठीक है, चल रहा है, अभी भी सुनवाई चल रही है। कोल ब्लॉक से पाया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, सब में तरह तरह के इसमें आए हैं। कुछ में आया कि नहीं, कैग की रिपोर्ट 100% सही नहीं थी, कुछ कैग ने एक में रिपोर्ट किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया हो। भाई किसी चीज को कैलकुलेट करने का तरीका दो तरह का हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचना है, तरह तरह के रूट्स हैं, पहुंच तो रहे हैं। उसी तरह किसी को अपने जस्टिफिकेशन के लिए बोलते नहीं, ये कैग का कैलकुलेशन गलत है, इसको इस ढंग से कैलकुलेट होना चाहिए, अपना अपना कैलकुलेशन है। तो विनोद राय जी ने ऐसा कैलकुलेट किया कि उनको लगा कि गलत हो रहा है, विंग कैग उनको पूरा अधिकार है और वो फाइनल भी है। आपको मानना न मानना आप पर है, मानिए न मानिए। हटाने बताया एससी जज के, एससी के जो जज हैं उसके अनुसार, या वो कोई मिसकंडक्ट करें, वो कोई क्रिमिनल केस कर उन पर लॉज हो, गलत काम कर रहे हो, इस तरह धप उठा सकता है, या उनका बैंक करप्ट हो गए हों, मानसिक दिवालियापन हो गए हों, कोई चारित्रिक उनके पर बहुत ज़्यादा चार्जेस हो, तो उनको हटाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैग एक होता है, कैग एक होता है, उनकी सहायता के लिए बहुत से अधिकारी रहते हैं, लेकिन एज सच जो कैग है वो एक ही होता है। यहाँ कोई कमीशन नहीं है, वो आप पद से ही स्पष्ट है कि ऑडिटर जनरल है, एक ही होगा, जनरल ऑफ ऑल द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स बहुत तरह के होते हैं, ऑडिटर जनरल भी होते हैं, लेकिन जनरल सबका जनरल है, ये सबसे बड़ा है। अब तो क्या पढ़ाया जाए अगली बार? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट शुरू करते हैं। अगले हम सोचेंगे 2 क्लासेस लें आप लोगों का, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शुरू कर देते हैं, आपको पढ़ा देंगे अगले चैप्टर में। ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, इस तरह करके आप सप्ताह में 2 क्लास लेने की कोशिश करेंगे। कुछ काम ज़्यादा आ जाता है, इस कारण
दिक्कत होती है, लेकिन तब भी सप्ताह में 1-2 क्लास तो हो ही जाएगा। संडे को बंद रहता है। हाँ? इन लोगों को दिक्कत होगी ना। तो हमारे टीचर्स भी तो हैं। लेकिन अब आपको इतना हम बता दें कि जिस क्वालिटी का आपको यहाँ पढ़ाई जाती है ना, वो मध्य प्रदेश किसी भी कोचिंग स्कूल में नहीं पढ़ाई होती है। इतना आप गारंटी ले लो, जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई आपको पढ़ाई जाती है और इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो बहुत कम जगह इस तरह की पढ़ाई होती है। और आपको इंगेज रखने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण भी देते हैं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक, और वो काफ़ी सामयिक होता है। उससे आपके सोचने का ढंग भी बदलेगा और आप सोचने के लिए बाध्य होंगे कि हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। लोग पढ़ लेते हैं, पता चला बीए कर लिए, एमबीए कर लिए, लेकिन जागरूकता का लेवल इतना नहीं है। जब तक आप भारत का संविधान नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, साइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, और भी सब्जेक्ट है, हमारे सभी सब्जेक्ट में यूपीएससी का जो सिलेबस है, खासकर प्रीलिम्स का, बहुत ही अच्छा है। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहायक है और हर एक अच्छे व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, भले उसे परीक्षा दे रहा हो या न दे रहा हो, पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने अधिकार समझे, क्या है हमारे दायित्व, क्या है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, और आसपास के लोगों को भी समझाए जो कम पढ़े लिखे हैं कि भाई देखो भैया गलत हो रहा है, ये होना चाहिए। भैया आप ही लोग आगे चलकर अफसर बनोगे, नेता बनोगे, देश को आप ही चलाना है। हम लोग तो जितना दिन काम करना था कर लिए। तो शुभकामनाएं आप लोगों को, मन लगा के पढ़िए और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो आपने देखा नहीं है, तो लिखा ही था मैंने कि वो नियुक्ति भी उनके द्वारा होती है और उनको हटाया भी जा सकता है। मैंने ये भी लिखा था कि 6 साल के लिए नियुक्ति होती है और 65 वर्ष के लिए होती है। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, इसको पढ़ लें। इंग्लिश में है लेकिन बहुत ही इजी में है, इजी लैंग्वेज, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोगों को। और इंग्लिश में हम इसलिए आपको पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं कि ताकि आप लोग कुछ इंग्लिश भी सीखें। ये भी एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है। आपको हम हिंदी में बना कर बता सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करते हैं कुछ इंग्लिश की तरफ आपका लगाव बढ़े। ठीक है, फिर थैंक यू।